इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम। इकोनॉमिक्स में बैंकिंग विशिष्ट तथ्य पढ़ने हैं आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो तरलता यानी लिक्विडिटी, तरलता यानी लिक्विडिटी की दृष्टि से प्रतिभूतियों, प्रतिभूति बोलते हैं किसको, गारंटी है ना, प्रतिभूतियों और ऋणों का अनुक्रम क्रमशः है। नंबर 1 नकद, 1 2 3 4 ऐसे करके याद करना है इनको। 1 इज नकद, नंबर 2 एडहॉक ट्रेजरी बिल। एडहॉक समझते हो, एडहॉक का मतलब समझते हो, एडहॉक का मतलब होता है नॉट टेम्पररी, कुछ समय के लिए, काम चलाने के लिए। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। तीसरे नंबर पे ट्रेजरी बिल्स, और उसके बाद काल ऋण, समय के लिए, जो एक समय अवधि के लिए, विशेष समय अवधि के लिए जो ऋण दिया जाता है उसको बोल रहे हैं हम क्या, काल ऋण। तो तरलता की दृष्टि से, लिक्विडिटी की दृष्टि से गारंटी और डेट्स का अनुक्रम क्या है। नंबर 1 नकद है, नंबर 2 एडहॉक ट्रेजरी बिल्स है, नंबर 3 पे ट्रेजरी बिल्स है, सामान्य ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, और नंबर 4 पे काल ऋण। अगला कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या हुआ, जो कि अत्यल्प अवधि वाले फंड का बाजार होता है, में ऋण देने एवं लेने की अवधि 1 दिन से 14 दिन तक की होती है, और ब्याज दर फंड की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 1 दिन से लेकर 14 दिन, ये याद रखना है आप। कॉल मनी मार्केट जो कि अत्यल्प यानी बहुत कम, अत्यल्प का मतलब अति अल्प से बना है, अत्यल्प, अति अल्प मतलब बहुत कम अवधि वाले फंड का बाजार होता है, में ऋण देने एवं लेने की अवधि 1 दिन से 14 दिन तक की होती है। तो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो क्या है, 1 दिन से 14 दिन, अत्यल्प इसको बोल रहा है वो। और ब्याज दर फंड की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करती है। क्लियर हो गया, ठीक। ट्रेजरी बिल्स रिजर्व बैंक द्वारा, ऊपर कीजिए, सरकार के लिए निर्गमित की जाने वाली अत्यल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं। अब ये मेंस में आएगा आपके, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है। तो ट्रेजरी जो सरकारी खजाना होता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रेजरी, ट्रेजर, है ना। ट्रेजरर नहीं पढ़ते थे हम, जब हम एंशंट इंडिया भी पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं हम कि सन्निधाता और समाहर्ता। तो जो समाहर्ता है वो टैक्स कलेक्टर है, और जो सन्निधाता है वो क्या, ट्रेजरर है। क्या है, यानी एक कलेक्टर है, कलेक्टर मतलब आज भी तो हम कलेक्टर बोलते हैं डीएम को, क्या बोलते हैं, पहले बोलते थे कलेक्टर, वैसे अभी भी यूज करते हैं कई बार कलेक्टर। क्यों करते हैं कलेक्टर यूज, क्या कलेक्ट करता है वो, पैसे। क्या कलेक्ट करता है डीएम, क्यों बोलते हैं कलेक्टर, आज तो उतना कलेक्शन है भी नहीं, किसी जमाने में जैसे कलेक्टर बोला जाता था। जितनी भी गवर्नमेंट ड्यूज होती हैं उनको कलेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही कलेक्टर थोड़े जाएगा वहां पर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक में जो पैसा है वो किसका है भाई, सरकारी पैसा लिया ना आपने। अब क्या है, आपने वापस नहीं किया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कलेक्टर की है। किसकी है, तो यानी गवर्नमेंट ड्यूज जो भी होंगी वो कराना किसका काम है, कलेक्टर का काम है। वापस कराना मतलब उसको जमा करवाना, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्या करेगा, करते थे पहले, कुर्क अमीन भेजा जाता था, कुर्की करता था, बेच के फिर क्या जो भी निकलेगा वो सरकार का खजाने में क्या जमा किया जाता था। अब तो काफी कुछ चेंज हो गया। तो ट्रेजरी समझ के, सरकारी खजाने को क्या बोलते हैं, ट्रेजरी। ट्रेजरी बिल्स क्या है, रिजर्व बैंक द्वारा, ध्यान दीजिए, रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के लिए, किसके लिए, सरकार के लिए निर्गमित की जाने वाली अत्यल्प यानी अति अल्प यानी बहुत कम अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं, यानी गारंटी होती है, जिसके माध्यम से सरकार ऋण लेती है। जिसके माध्यम से क्या, आप ऋण लेने जाओगे तो आपको भी तो कुछ दिखाना पड़ता है। भाई ये है मेरे पास एक दुकान है, इसकी कागज आपको दे रहा हूं मैं दूसरी दुकान लेना चाह रहा हूं, है ना। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए बैंक में, जब आप किसी चीज को गिरवी रखते हो तो गिरवी वर्ड यूज नहीं करते हैं। साहूकार क्या तो हम बोलते हैं भाई हमने ये सोने के गहने गिरवी रख दिए। बैंक में क्या वर्ड यूज करते हो, एम से होती है स्टार्ट स्पेलिंग। कौन सा गेज, मॉर्गेज, मॉर्गेज वर्ड यूज करते हैं, है ना।
ऐसे ही सरकार जब ऋण लेगी तो किस पर? ट्रेजरी बिल्स पर लेती है। यह दो प्रकार की है। प्रथम नीलामी ट्रेजरी बिल्स जो आरबीआई द्वारा 91 से 364 डेज के लिए निर्गमित की। अब इसको ध्यान देना भाई, 91 से 364 दिन नीलामी ट्रेजरी बिल्स 91 से 364 दिन के लिए निर्गमित की जाती है। दूसरी तदर्थ एडहॉक, नहीं बोलते हम, तदर्थ समिति है, एडहॉक समिति है, काम करेगी खत्म हो जाएगी, काम चलाने के लिए है बस। या कई लोग बोलते हैं मैं एडहॉक पे लगा हुआ हूं, यानी मैं परमानेंट नहीं हूं, मैं क्या हूं? एडहॉक पर हूं। ये जो चल रहा है, ये प्लांट में काम चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक मैं यहाँ पे काम करूंगा, एडहॉक में काम चला हूं। तदर्थ हिंदी के लिए अच्छा वर्ड क्या है? तदर्थ। न्यायाधीशों में भी बोलते हैं हम तदर्थ न्यायाधीश, क्या बोलते हैं? एडहॉक जजेस बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, मैंने बता दिया, नीलामी ट्रेजरी बिल्स और जो आरबीआई द्वारा 91 से 364 दिन के लिए निर्गमित की जाती है। दूसरी तदर्थ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, ये अत्यंत अस्थायी प्रतिभूति है जो आरबीआई नाम से ही, जो आरबीआई के नाम से ही निर्गमित होती है। निर्गमित मतलब निकलना, निर्गमित होना मतलब निकलना, निकाली जाती हैं। 1997-98 से इसे बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम, अर्थोपाय अग्रिम को इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ जी, हाँ, वेज एंड मीन्स एडवांस लागू की गई है। यानी तदर्थ ट्रेजरी बिल्स को अब समाप्त कर दिया गया 1997-98 में। उसके स्थान पर वेज एंड मीन्स एडवांस की नई योजना लागू की गई है। सरकार के लिए आरबीआई द्वारा 14 से 180 दिन के लिए ट्रेजरी बिल भी जारी की जाती है। 14 से 180 दिन के दिनी ट्रेजरी बिल्स भी जारी की जाती है। आगे बढ़िए भाई। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल से क्या तात्पर्य है? पॉइंट ऑफ सेल से तात्पर्य ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं वाणिज्यिक संस्थानों को, एवं पेट्रोल पंपों आदि से जहां खरीदारी करके बैंक के डेबिट कार्ड को स्वाइप करके भुगतान करने की सुविधा है। आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसी दुकानों, प्रतिष्ठानों में से एक दिन में अधिकतम 1000 रुपए तक की नकद निकासी की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान की है। यानी आपके पास कैश नहीं है, आप जाकर कैश ले सकते हो। आप कहां से? पेट्रोल पंप से, दुकानों से। ऐड भी आता है, एक बच्चा समोसा खा रहा होता है और पीछे से बोलते हैं कि क्या पैसे तो है ही नहीं, तो फिर कुछ होता है मेरे ख्याल से, फीस जमा करनी होती है किसी बालिका को, कोई ऐड आता है इस तरह का। तो पॉइंट ऑफ सेल क्लियर हो गया। नकद निकासी की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रदान की है। यानी अब आप, जरूरी नहीं है कि एटीएम ही जाना है, ठीक है। वैसे भी त्योहार आने वाले हैं, एटीएम में कैश नहीं मिलेगा भाई। क्या नहीं मिलेगा? जब भी जाओ तो चलो ऊपर जाओ। खर्च करने की प्रवृत्ति बड़ी है लोगों की। हमने एक टाइम देखा है जब हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे बड़े लोग जो थे, वो महीने में 1-2 बार ही निकालते थे पैसा। कितनी बार? उसी को चलाते थे। अब तो क्या है कि बस कार्ड है हर जगह। कार्ड भी कहाँ है, अब तो फोन है ना। लास्ट में पकड़ता आदमी सर जब जीरो हो जाता है बैलेंस। पॉइंट ऑफ सेल से नगद धन निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास, उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी 2010 में ही प्रदान कर दी थी तथा यह सुविधा उपलब्ध कराना या ना कराना बैंकों के ऊपर छोड़ दिया था। आगे बढ़िए। आईसीआईसीआई कराता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। रेपो रेट मेंस का भी क्वेश्चन है, 20 शब्दों में पूछेगा, 2 नंबर मिलेंगे। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का, तीनों ही इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी को कॉपी पेस्ट कर देना, पहले थोड़ा शब्दों को पकड़ लें, उनको याद करें और फिर उसको समझें क्या बोल रहा है। अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ओवरनाइट हेतु भी, एक रात के लिए भी, है ना। अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो दर कहलाती है। अर्थात बाजार में नकदी डालने की क्रिया को रेपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाजार में नकदी की कमी हो गई, नकदी डालने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेपो कहते हैं। तो
हो जाएगा। एक रात के लिए भी अगर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त कर रहा है, नकदी ऋण समझ रहे हो, कैश में, उसको रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें तो कॉमर्शियल बैंक कर रहे हैं, अब कभी कभी क्या करता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ऊपर करिए अल्पकालिक अवधि के लिए, अब देखो जहां पर कॉमर्शियल बैंक थे वहां पे कौन आ गया, रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से, ऊपर पढ़ रहे थे हम कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ले रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अर्थात तरलता अवशोषण या रुपए की बाजार से निकासी को रिवर्स रेपो कहेंगे। जब बाजार में पैसा ज्यादा हो जाता है ना, मनी का सर्कुलेशन, तो क्या किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है और कॉमर्शियल बैंकों से पैसा खींचा जाता है। कौन खींचती है, आरबीआई। जब बाजार में तरलता यानी नकदी की कमी हो जाती है तो तब क्या करता है, रेपो रेट कम कर दिया जाता है और उससे कॉमर्शियल बैंक लेते हैं, बाजार में क्या हो जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, नकदी बढ़ जाएगी। मतलब तो तरलता अवशोषण या रुपए की बाजार से निकासी को रिवर्स रेपो कहा जाता है। सामान्यतः बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बड़ी ब्याज दरों पर कॉमर्शियल बैंकों से, ऊपर कीजिए, कॉमर्शियल बैंकों से अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। रिजर्व बैंक लालच क्या देगा, बढ़ा देगा। कॉमर्शियल बैंकों को कहेगा कि मैं आपको ज्यादा ब्याज दूंगा, आप क्या करो, मुझे दो नकदी। ऐसी मार्जिनल स्टैंडिंग, अच्छा ये कितने कितने है इस समय वर्तमान में, चेक करो कितने कितने है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, मार्जिनल फैसिलिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी है। तब तक मैं ये बता देता हूं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत पूर्ववर्ती तरलता समायोजन सुविधा रेपो स्कीम, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो स्कीम एलएएफ रेपो के स्थान पर की गई। इस स्कीम को पहली बार वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी में घोषित किया गया। इसको हाईलाइट कीजिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कब से देख रहे हैं हम, 2011-12। उत्तराखंड में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पहले क्या चलती थी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो स्कीम एलएएफ रेपो के स्थान पर अब क्या चलता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की शुरुआत पूर्ववर्ती तरलता समायोजन सुविधा रेपो स्कीम के स्थान पर की गई थी। इस स्कीम को पहली बार वर्ष 2011-12 की मौद्रिक नीति में घोषित किया गया था तथा 9 मई 2011 से यह आरंभ हुई। कब से, इसके तहत सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी विशुद्ध मांग का 2% उधार लेने की अनुमति दी जाती है। सभी अब क्या ध्यान देना है आपने, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, यानी सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को भारतीय रिजर्व बैंक से, रुक कर पढ़िए, आरबीआई से अपनी विशुद्ध मांग का 2% उधार लेने की अनुमति दी जाती है। एलएफ से यह इस रूप में भिन्न है कि एमएसएफ के तहत वाणिज्यिक बैंक एसएलआर के तहत की प्रतिभूतियों के बदले भी उधार ले सकते हैं, इसलिए रेपो दर से एमएसएफ की दर 1% अधिक होती है। लास्ट वाली लाइन को ध्यान रखना आपने, एमएसएफ हमेशा क्या होगा, रेपो रेट से 1% क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, जितनी रेपो रेट होगी उससे 1% ज्यादा होगा कौन, एमएसएफ। आगे बढ़िए भाई। वट्टल समिति, डिजिटल भुगतान, देखो ना कब से चल रहा था प्रोसेस, 2016 से। आप 2023 में देख रहे होंगे कि डिजिटल भुगतान का क्या गजब का क्या है ना, कितनी सुविधा हुई है। लाइन पर लगना भी अविकसित देशों की निशानी है। क्या कि लाइन पर लगे हुए क्या कर रहे कि बिजली का बिल जमा कर रहे, सुबह चले गए थे, दिन में नंबर आया, आपने अपना टाइम वेस्ट किया। क्या किया, डिजिटल भुगतान कर दिया, अपना टाइम बचा दिया। उस टाइम को आपने विकासात्मक कार्यों में खर्च किया, उत्पादक कार्यों में खर्च किया, उत्पादन बढ़ाया। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। आप ऐसे टाइम वेस्ट करोगे लाइन में लग लग के तो क्या होगा,
पानी के बिल की अलग लाइन, बिजली के बिल की अलग लाइन, गैस की अलग लाइन, है ना। इन सब चीजों को क्या करना, बचाना होता है। क्या होता है, और उसका उस समय को सदुपयोग किसमें करते हैं, उत्पादक कार्यों में या विकासात्मक कार्यों में। 23 अगस्त 2016 को वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक मामलों के विभाग ने नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन के प्रधान सलाहकार एवं भूतपूर्व वित्त सचिव श्री रतन पी वट्टल की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान के बारे में एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। 9 दिसंबर 2016 को समिति ने अपना प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को, प्रतिवेदन किसको बोलते हैं, रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। समिति की प्रमुख सिफारिशें अधोलिखित हैं। नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है, वट्टल समिति। भारतीय रिजर्व बैंक की तर्ज पर भुगतान नियामक बोर्ड पीआरबी का गठन किया जाए, जो भुगतान के मामले में राष्ट्रीय नियामक हो। पीआरबी के गठन की बात किसने की, वट्टल समिति ने की। वट्टल आदमी का नाम है, कास्ट है उनकी। अगला, उपभोक्ता संरक्षण किसको बोलते हैं, उपभोक्ता के अपने अधिकार, कंज्यूमर जो होता है ना, उसके अपने अधिकार होते हैं, उसको संरक्षण देना होता है। तो कंज्यूमर को संरक्षण, डेटा संरक्षण, आपका डेटा भी क्या होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। और निजता सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को भुगतान एवं समाधान अधिनियम में शामिल किया जाए। ऐसा ना हो कि ये डिजिटल तो आ गया, लेकिन क्या हो गया, आपकी निजता भंग हो गई, आपका डेटा क्या हो गया, पहुंच गया किसके पास, सरकार के पास, और सरकारें बदली गई किससे, आपके डेटा से। वैश्विक स्तर पर आपको नहीं पता कि आपका सारा डेटा क्या है, कई लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और उसी डेटा का यूज करके मतलब अस्थिरता लाई जा सकती है देश में। क्या लाई जा सकती है, अस्थिरता, देश को अस्थिर किया जा सकता है। इसलिए हर जगह पर अलाउ मत किया करो, पहले पढ़ लिया करो क्या बोल रहा हो, ठीक है। और जो कैसी साइट्स होंगी, मतलब जो जिन पर विश्वास किया जा सकता है वहीं पर अलाउ का बटन दबाएं। हर जगह अपनी निष्ठा क्या ना करें, सार्वजनिक ना करें, ठीक है। चलो जी, उपभोक्ता संरक्षण, डेटा संरक्षण और निष्ठा सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को भुगतान एवं समाधान अधिनियम में शामिल किया जाए, ठीक है। आगे, फर्जी लेन देन होने पर नियामक की शरण लेने में आसानी होगी। फर्जी लेन-देन होने पर नियामक की शरण लेने में आसानी होगी। क्या कर रहे हो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? आधार कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, नो योर कस्टमर केवाईसी का इकलौता जरिया बनाया जाए और वर्तमान की सभी केवाईसी प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाए। आधार नंबर को सभी तरह के लेन देन के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। अपना आधार नंबर भी हर किसी को मत बताया करो, है ना। अगला, तत्काल भुगतान की सुविधा देने वाली प्रणाली आरटीजीएस और एनईएफटी का संचालन 24 घंटे किया जाए। ये तो पता होगा आपको, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है। पैसे भेजने का, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने की एक प्रक्रिया है, आरटीजीएस और एनईएफटी। फुल फॉर्म पता है, बताइए। आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये यूपीएससी में कभी पढ़ाया जाता था, क्वेश्चन बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब पूछेगा वो, लेकिन फिर भी एक बार उस पर पढ़ लेना कि आरटीजीएस क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कितनी अमाउंट तक हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम अमाउंट कर सकते हैं। ऐसे एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कितने तक की ट्रांसफर कर सकते हैं, पूछना नहीं है, बताना है। 24 घंटे रखा जाएगा इसको, वट्टल जी ने कहा, वट्टल समिति ने। मैक्सिमम एनईएफटी में और आरटीजीएस में मैक्सिमम, हाँ जी चेक कर लो एक बार। तो देखो ना, एक जमाना था जब मनी ऑर्डर का वेट करते थे कि बेटा बाहर जा रखा, मनी ऑर्डर भेजेगा, तब पोस्टमैन आता था मनी ऑर्डर लेके, क्या मनी ऑर्डर आ रखा जी, फिर साइन करने पड़ते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। आरटीजीएस, एनईएफटी। गैर बैंकिंग 10 लाख है दोनों में, 10 लाख, ठीक है।
गैर बैंक भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान प्रणाली तक सीधी पहुंच मुहैया कराई जाए। गैर बैंक भुगतान सेवा प्रदाता को भुगतान प्रणाली की सीधी पहुंच मुहैया कराई जाए। बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच पारस्परिक संपर्क पर रिजर्व बैंक की नजर होगी। तो बीच में देखा होगा आपने कि कुछ कंसेप्ट चल रहा था कि 2,000 रुपए 2,000 करके पेमेंट करो, फिर उसको भी हटा दिया गया कि भाई मेरा बिल 7,000 का बना हुआ, लाला जी बोल रहे हैं पहले 2,000 करो फिर 2,000 करो। अरे भाई क्यों करो 2,000, 7,000 क्यों ना करो? 3 बार कौन वो कर रहा है? इतना टाइम थोड़ा है, अब बड़ा फास्ट चल रहा है ना। तो फिर उस कंसेप्ट को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मतलब नजर रहती है आरबीआई की, जो भी असुविधा होगी किसको, ग्राहक को। कुल मिला के उनका मतलब ये है कि मनी का सर्कुलेशन होना चाहिए, मनी डबल बेड में नहीं जमा करना है आपने। और सारा जो भी जितनी भी खरीद कर रहे हो आप, उस सब पर नजर होगी किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। समझ में आया? भूल जाना, अब आने वाले समय में आप इनकम टैक्स से बच पाओगे या सेल्स टैक्स वगैरह जितने भी टैक्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नहीं बच पाओगे। और तभी देश विकास करेगा जब सब लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे। आप दे रहे हो अप्रत्यक्ष रूप से, आप लोग बोलते हैं ना बेरोजगार हैं हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जो भी चीज ले रहे हो, इवन बुक भी ले रहे हो, उस पर भी टैक्स दे रहे हो। समझ में आया? देश टैक्स के पैसे से ही चल रहा भाई। सभी तरह का सरकारी लेन देन ऑनलाइन ही किया जाए। माइक्रो एटीएम और पीओएस मशीनों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर उत्पाद और सीमा शुल्क हटाने की भी सिफारिश की गई। इतना समय बचा है, पैसे जमा करना आसान हो गया, निकालना आसान हो गया, वरना आदमी रखने पड़ते थे बैंकों में, अब उनका अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है उनको। ये पैसा देना लेना गिनना सब मशीनों का काम हो गया ना। तो वो बोल रहा है कि माइक्रो एटीएम, अब इस तरह की मशीनों पर क्या करना है, उत्पाद और सीमा शुल्क हटाएंगे तभी तो मशीनें सस्ती होंगी, और जब सस्ती होंगी तो क्या ज्यादा मात्रा में लगाई जा सकेगी। अभी तो शहरों में ही देखते हो आप एटीएम, जब आप जाते हो पहाड़ों में या इंटीरियर में जाते हो, वहां कहाँ होता है, वहां तो कैश में चलता है काम सारा। अगला, भुगतान के मामले में बैंक और गैर बैंकों के साथ एक साथ बर्ताव किया जाए। बिल्कुल, भुगतान के मामले में बैंकों और गैर बैंकों के साथ एक समान बर्ताव किया जाए। ज्ञातव्य है कि भारत में निधियों को डिजिटल मोड में अंतरण करने के लिए वर्तमान में 2 प्रणालियों का प्रयुक्त किया जाता है, यथा एनईएफटी और नेशनल, लिखा है इसने, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 2005 में प्रारंभ किया गया था एनईएफटी। 10 लाख तक की धनराशि भेजी जा सकती है। 10,000 तक रुपए सिर्फ 2.2 रुपए सेवा कर। 10,000 1 रुपए में 1 लाख तक अगर है तो 5 रुपए सेवा कर। 5 रुपए कटते हैं मतलब भेजने में। बढ़िया तो है भाई, 1 लाख से, किंतु 2 लाख से कम में 15 रुपए कटते हैं। आगे दिखाओ। 2 लाख से अधिक करेंगे तो 10 लाख तक करेंगे तो 25 रुपए कटेंगे। ठीक है। आगे आरटीजीएस क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पीसीएस के क्वेश्चन हो सकते हैं ये भी, यूपीएससी इससे ऊपर जा चुकी है, करंट में क्वेश्चन पूछती है, पर फिर भी पता होना चाहिए आपको। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली के अंतर्गत 2 लाख से अधिक की धनराशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वास्तविक समय आधार पर भेजी जा सकती है। 10 लाख से अधिक, एक दिन में रुपए 10 लाख से अधिक किसी भी ग्राहक के खाते में नहीं भेजे जा सकते। एक दिन में 10 लाख से अधिक नहीं भेजे जा सकते। इसके माध्यम से नकदी प्रबंधन अंतरण, हेजिंग, ब्याज भुगतान, ऋणों का पुनर्भुगतान, प्रतिभूतियों का भुगतान, आपूर्तिकर्ताओं का भुगतान, करों का भुगतान। आगे दिखाओ। व्यापारिक लेन देन, व्यापारिक समाशोधन भुगतान, वैट भुगतान किए जा सकते हैं। वैट तो कहाँ रहा, जीएसटी। ज्ञातव्य है कि उपयुक्त दोनों भुगतान प्रणालियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ई भुगतान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है, पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक अन्य प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम, यूपीआईएस को हाईलाइट कर दीजिए भाई, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तथा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस, दोनों की फुल फॉर्म हाईलाइट कीजिए, एब्रीवेट फॉर्म में पूछेगा आपसे। अगला, भुगतान एग्रीगेटर्स, पेमेंट ऑफ एग्रीगेटर्स, यानी भुगतान एग्रीगेटर्स क्या है? ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स वे कंपनियां हैं जो ग्राहकों और व्यापारियों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करके ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं। मैं जानता हूं कि आपका लगातार 3 घंटे
पहले वाली क्लास में दिमाग फ्रेश रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा दूसरी वाली में थोड़ा कम होता है, तीसरी वाली में क्या न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या समाप्त हो जाते हैं। बट ये मान के चलिए कि आपने अपने दिमाग को क्या रखना है कि नहीं भाई बिना इसके नहीं आने वाले हम किसमें। हाँ, इकोनॉमिक्स ही डुबाती है, अगर किसी एस्पिरेंट को डुबाती है तो ये ध्यान रखना। टफ सब्जेक्ट भी है, टफ नहीं है, बदलने वाला सब्जेक्ट है। आज ये है, तब तक सरकार ने बोल दिया नहीं जी 10 लाख नहीं 50 लाख। अब आप 10 लाख पे ही चल रहे हो, माना बोल रहा हूं मैं, और आपको नहीं पता, नई किताब आ गई कि भाई उसमें तो ऐसा हो गया, तो वो काम नहीं करता है यहाँ। इसलिए क्या इसमें टफ माना जाता है। टफ बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मलयालम या कोई, टफ का मतलब बदलने वाला, जो बदलने वाली चीज होगी वो टफ मानी जाएगी, है ना। तो अपने दिमाग को थोड़ा क्या नींद पर नियंत्रण करके इस तरफ ध्यान दें, आएगा समझ में। अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, वीडियो देख लेना। आरबीआई ने मार्च 2020 में पीए और पेमेंट गेटवे के नियमन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। ज्ञातव्य कि आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 पीएसएस अधिनियम के तहत 32 फर्मों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। जैसे अमेजन पे सुना है, स्ट्राइप, स्क्वायर, गूगल पे, पेपल, रोजर पे और सीसी एवेन्यू, ये नाम सुने हैं आपने। इसमें गूगल पे सबसे ज्यादा सुना होगा आपने, और क्या सुना है? पेपल सुना है, पेपल, और क्या सुना है? अमेजन पे सुना है, और ये स्ट्राइप, स्क्वायर नहीं सुने हैं। तो कृपया इसको याद कर लीजिए, है ना, काम आएगा। पूछेगा फिर वापस आइए जरा, क्या पूछेगा बता देता हूं कैसे क्वेश्चन पूछता है वो। बत्तीस फर्मों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेट्स के रूप में काम करने के सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है आरबीआई ने। लेकिन अधिनियम 2007 पीएसएस अधिनियम 2007, और पीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? पीएसएस की फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, भुगतान बोलते हैं पेमेंट, निपटान बोलते हैं किसको? सॉल्यूशन, सेटलमेंट। ऐसे क्या आ रहा है? हाँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत 32 फर्मों को ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। अब क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि टफ है? अभी 32 को किया है, पता चला 2 और को मिल गया, वो क्वेश्चन बन गया। हमने 32 में से ये याद कर लिए, लेकिन अभी अभी क्या हुआ कि पेपर से जस्ट 15 दिन पहले जब पेपर सेट हो रहा था, उसमें अचानक पता चला कि आरबीआई ने 2 और को दे दिया। पूछेगा वो 2 और कौन है? तो ये फिर किसी काम के नहीं है। फिर हमारे गूगल पे और क्या क्या पढ़ा आपने, पेपल पढ़ा, ये वो नया पूछेगा आपसे कि नए 2 कौन से हैं जिन्हें आरबीआई ने इस एक्ट के तहत, कौन सा? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, सिस्टम्स एक्ट के तहत क्या क्या मंजूरी प्रदान की। इसलिए टफ होता है और कुछ नहीं है। आगे बढ़िए। तो 32 नाम याद नहीं करने हमने, मोटे मोटे जो सुनते हैं। अब मैं अगर अपना देखूं तो आप तो बोल रहे हो कि आपने पेपल भी सुना है, ये भी सुना है, पर मैं खाली गूगल पे ही यूज करता हूँ और एक फोन पे करता हूँ यूज। बस 2 चीजें जानता हूँ मैं, उनको यूज करना जानता हूँ, इनको सीखना पड़ेगा कैसे करते। चलो, भुगतान गेटवे, पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में ग्राहक द्वारा ऑनलाइन स्टोर को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट किया जाता है, जिसमें ग्राहक द्वारा ऑनलाइन भेजा गया पैसा सीधे स्टोर मालिक के बैंक के खाते में पहुंच जाता है। तो ज्ञातव्य है कि भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के बीच मुख्य अंतर यह है कि भुगतान एग्रीगेटर वित्त निधि का प्रबंध करता है, जबकि भुगतान गेटवे प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। अंतर बता रखा है, इंपॉर्टेंट। अब है अगला बेस रेट व्यवस्था। ऊपर कीजिए भाई। बैंकों द्वारा दी जाने वाली उधारियों पर ब्याज दरों के मामले में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्राइम लैंडिंग रेट पीएलआर,
पीएलआर की फुल फॉर्म पूछेगा, इकोनॉमिक टर्म पीएलआर से क्या ध्वनित होता है? प्राइम लैंडिंग रेट के स्थान पर नई बेस रेट व्यवस्था अपनाया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है बेस रेट व्यवस्था ने किसका स्थान लिया है? आंसर प्राइम लैंडिंग रेट का। पूर्व प्रचलित प्राइम लैंडिंग रेट बैंक की मुख्य ब्याज दर होती थी तथा विभिन्न श्रेणियों के ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की वास्तविक दर पीएलआर से कुछ कम या अधिक भी हो सकती थी। नई लागू की जा रही बेस रेट बैंक द्वारा घोषित वह दर होगी जिससे कम दर पर कोई भी ऋण बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कुछ में ज्यादा कर दिया, कुछ में कम कर दिया, तो एक लिमिट बन गई कि बेस रेट क्या है, इससे नीचे नहीं दे सकता बैंक। क्या नहीं दे सकता? बहुत इंपॉर्टेंट नरसिम्हम समिति रिपोर्ट है, तो पुरानी लेकिन क्या है 26 दिसंबर 1997 को नरसिम्हम की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति। कई बार तो इतना ही पूछेगा कि नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? आंसर बैंकिंग क्षेत्र सुधार। बस इतने में ही काम चल जाता है। इतने में नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? आंसर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति। बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 22 अप्रैल 1998 को केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत की। इस समिति की दूसरी नरसिम्हम समिति के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वित्तीय प्रणाली के ढांचे, संगठन, कार्यों और कार्यविधियों से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अगस्त 1991 में श्री एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई उच्च समिति की रिपोर्ट 17 दिसंबर 1991 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। पुनः इन्हीं को अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र सुधार, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस समिति का गठन किया था। आगे अपनी नई रिपोर्ट में नरसिम्हम समिति ने पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व देश में मजबूत और प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने, बैंकों को परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार लाने, गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में कमी करने, पूंजी पर्याप्त अनुपात में वृद्धि करने, ऊपर कीजिए भाई, बैंकों की खराब परिसंपत्तियों की अधिग्रहण के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड एआरएफ की स्थापना करने। अब देखो भाई मेंस का क्वेश्चन है पीसीएस में, क्या है पूछेगा नरसिम्हम समिति ने क्या क्या संस्तुतियां दी है, अपनी रिकमेंडेशन क्या दी। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखना। ऐसे में नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं, पॉइंट में नंबर अच्छे मिलते हैं। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व देश में मजबूत व प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करना, पहला काम, पहली रिकमेंडेशन। अब रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होती है इसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही याद करें कि रुपए की पूर्ण, उसका एक अलग चैप्टर आएगा, उसमें बताऊंगा मैं चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता और पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या अंतर होता है, कैसा होता है। अगर यहाँ पे बताऊंगा लंबा हो जाएगा लेक्चर। पहले इसको क्या करें, पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व देश में मजबूत व प्रभावी वित्तीय व्यवस्था विकसित करना